हमें पढ़ना है सीड टेस्टिंग, बीज परीक्षण। बीज का परीक्षण हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टेस्टिंग। सीड टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? बीज का परीक्षण करने का महत्व क्या है? क्यों करते हैं परीक्षण? उसका भी एक अलग महत्व है। तो सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ सीड हेल्थ। हम अनुमान या मूल्यांकन करेंगे जो हमारे पास बीज हैं, जो हमने बीज का प्रोडक्शन किया, उनकी हेल्थ कैसी, उसमें कोई इफेक्टेड सीड तो नहीं है, इसीलिए हम उसका परीक्षण करेंगे। अगर जो खराब बीज हैं, अगर कीड़ा ने खा लिया है, अगर कोई रोग लगा हुआ तो उसको अलग कर देंगे जिससे क्वालिटी उसकी बेहतर हो जाए। अगला प्लांटिंग वैल्यू ऑफ सीड। हम प्लांटिंग वैल्यू भी, अगर हमने 100 सीड लिए तो उसमें कितना जर्मिनेट हो रहा है, कितना नहीं जम रहा है, तो ये भी हमें टेस्ट करना है बीज जब परीक्षण कर रहे हैं तो। अगला डिटर्मिनेशन ऑफ सीड सेलिंग प्राइस। बीज का निर्धारण करना, बीज के जो प्राइस है उनका भी निर्धारण करना। अगर हम इतना, हमारी कुछ कास्ट लगी है बीज के हेल्थ टेस्ट करने में, कुछ कास्ट लगी है हमारी सीड जर्मिनेशन टेस्ट करने में, तो हम सारी कास्ट लगाने के बाद ही तो उसकी प्राइस रखेंगे। हम ऐसा प्राइस रखें सारे लोग अफोर्ड कर लें, और रीजन को देख के वहाँ के लोग कैसे हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, उसी के अनुसार हम बीज के रेट रखेंगे। अगर हम रेट ज़्यादा रख दिए तो बीज कोई परचेज नहीं करेगा। एक उनके लेवल का भी होना चाहिए। अगला है मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम सीड स्टैंडर्ड। अगर हम बीज चेक कर रहे हैं तो उसके जो सीड स्टैंडर्ड है उनको मिनिमम फुलफिल करेंगे। अगर गेहूं है तो उसका मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है? 85%। उसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 98%। इनर्ट मैटर कितना होना चाहिए? 2%। तो ये क्या मिनिमम स्टैंडर्ड को हम फुलफिल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर है तो बीज नहीं है, वो ख़राब है। अगला है टू डिटेक्ट ऑफ सीड डिटोरेशन, ह्रास। बीज का ह्रास कितना हो रहा है उसको भी निर्धारण करेंगे। अगर हम जो बीज है हमारे पास उसको हम चेक करेंगे, रियली में वो सारे फुलफिल कर रहा है, जितने भी पैरामीटर्स हैं बीज के वो अगर फुलफिल कर रहा है तो बीज सही है, नहीं तो बीज खराब है। सीड साइंस में एक बात कही गई, अगर कोई भी वैरायटी है 10 साल के बाद वो ऑटोमेटिक डिटोरेट हो जाती है, उसमें ह्रास होने लगता है, चाहे वो जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाए तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, तो 10 साल के बाद बीज चेंज कर लेना चाहिए हाइब्रिड को छोड़कर। सारी वैरायटियों में क्या है, रिसर्च वैरायटी जो होती है उनमें ह्रास होने लगता है। अगला स्टोरेबिलिटी ऑफ सीड। स्टोरेज के ऊपर भी, अगर मान लीजिए कोई बीज है, हमारे बीज स्टोरेज के आधार पे 2 तरह के हैं, एक ऑर्थोडॉक्स सीड, एक रिकॉन्सिस्टेंट सीड। अगर ऑर्थोडॉक्स सीड है उसमें नमी परसेंटेज हम 25 रख दिए तो बीज खराब हो जाएगा। उसका नमी परसेंटेज कितना है? 6 से लेके 13% तक, 6 से लेके 13% तक। इसी बीज पे उसको स्टोरेज करना चाहिए जिससे उसका जीवन क्षमता खराब ना हो। अगर उसको ज़्यादा कर दो तब भी वो खराब हो जाएगा, कम पे कर दोगे तब भी वो खराब हो जाएगा। और हमारा रिकॉन्सिस्टेंट सीड है, अगर उसको 6 से उसको 12 से नीचे लाओगे तब वो खराब हो जाएगा। तो एक औसत नमी परसेंटेज भी होना चाहिए जिससे वो खराब ना हो। तो स्टोरेज भी महत्वपूर्ण कारण है। तो ये हमारे परीक्षण के महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए हम परीक्षण करते हैं। हमें पढ़ना है सीड टेस्टिंग हेल्थ, ये हिस्ट्री पढ़ना है। सीड टेस्टिंग कब से स्टार्ट हुआ था? तो अडल्ट्रेशन ऑफ सीड एक्ट ये स्टार्ट हुआ था 1869 में ब्रिटेन में। अडल्ट्रेशन माने होता है मिलावट। पहले लोग बीज में मिलावट कर देते थे, उसके लिए सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए थे, तो उसके लिए कुछ एजेंसियां बनाई थी जिससे वो मिलावट को रोक सके। तो सबसे पहले अडल्ट्रेशन एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1869 में ब्रिटेन में। मिलावट को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, कानून बना दिया गया था। अगर बीज के बिजनेस में कोई मिलावट कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगला फर्स्ट सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी। फर्स्ट, सबसे पहले बीज को टेस्टिंग करने की लैबोरेटरी किसने स्टार्ट की थी? एफ नोवेन। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ सीड टेस्टिंग। फादर ऑफ सीड टेस्टिंग, इन्होंने बीज को सबसे पहले परीक्षण किया था बीज का। और उसके बाद एक संगठन बन गया था इंटरनेशनल ऑफ सीड टेस्टिंग एसोसिएशन 1924 में। 1924 में ये इंटरनेशनल लेवल पे जब बीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था तो उसके लिए कुछ नियम कानून होना जरूरी आवश्यक है, नहीं तो लोग बीज नहीं, उसको इसी अनाज को भर के बाहर भेज देंगे। बीज है, अगर कुछ कानून है, कुछ नियम है, कुछ उसके पैरामीटर्स हैं तो उसी के आधार पर भेजेंगे, तो उसके लिए कानून बना दिए थे। तो भारत में सबसे पहले लैब स्टार्ट हुई थी एस सेंट्रल सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी IARI में, दिल्ली में 1961 में। अगर बाहर से बीज आया है तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग कहाँ की जाएगी? दिल्ली में सेंट्रल सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी में 1961 में स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद एक संस्था बना दी थी इंडियन सीड टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ भी बीजों का टेस्टिंग किया जाता था। तो ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, ये बीज में मिलावट को रोकने के लिए बनाई गई जिससे किसानों को क्वालिटी बीज
प्रोवाइड कराया जाए, किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध हो, इसीलिए सारी संस्थाएं काम करती हैं। सीड सैंपलिंग किसे कहते हैं? सैंपलिंग लेने से पहले हमें ढेर लगाने पड़ेंगे, सीड लॉट, बीज ढेर। बीज ढेर का मतलब ये, अगर हमने खेत में प्रोडक्शन किया है, अगर फील्ड में प्रोडक्शन किया है तो उसका ढेर लगाएंगे। और ढेर कैसा होना चाहिए? एक समान। ऐसा थोड़ी नहीं पूरे खेत में एक जैसा प्रोडक्शन हो, डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसमें होमोजीनियस होना चाहिए, एक समान। उसको हम मिला देंगे, मिलाने के बाद ढेर को लगा देंगे। तो ढेर लगाने की भी कुछ कंडीशन होती हैं। अगर धान से बड़े बीज हैं तो उनके लिए 20 किलोग्राम, 20,000 किलोग्राम, और धान से अगर छोटे बीज हैं तो उनके लिए 10,000 किलोग्राम बीज का ढेर लगाएंगे। फिर उसी में से हम सैंपल लेंगे, उसका ही हम टेस्ट करेंगे। उसी को हम बोलते हैं सीड लॉट या बीज ढेर। जैसे धान वगैरह जब झोड़ते नहीं लोग तो उसके ढेर लग जाते हैं, उसी तरह ढेर लगाने को ढेर लॉट बोलते हैं, सीड लॉट। पढ़ना है सीड सैंपलिंग। सैंपल हम कैसे लेते हैं? अगर हमने पहले ये ढेर बना लिया, ये क्या है? बीज का ढेर। अब ये कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस, एक समान, एक समान। अगर ये बीज का ढेर लगाए तो उसको हम मिला लेंगे, तो कैसा बीज हो हमारा? ढेर कैसा हो? बीज ढेर कैसा हो? एक समान हो। अब इसी में से हम कुछ लेंगे, इसी में से कुछ हम सैंपल ले लिए, तो उसमें क्या लिखा? बीज ढेर से बीज परीक्षण के लिए, ये ढेर है, ऐसी अल्प मात्रा, इसमें थोड़ी मात्रा ले लिए जिसमें सभी घटक उसी अनुपात में उपस्थित हों जो बीज में हैं। इसमें जो भी घटक हैं, घटक मतलब इसमें कूड़ा है, कचरा है, कंकड़ है, पत्थर है, जो भी है, सभी जो सैंपल ये लिए इसमें भी उपस्थित हों, उसी को हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग या सैंपल लेना। उसी को तो सैंपल बोलेंगे। बीज ढेर हैं, ढेर से थोड़ी मात्रा को ले लिए तो उसमें सारी चीज़ उपलब्ध हों। अब समझ में पढ़ लिए हम सैंपल कैसे लेते हैं। अब कितने प्रकार के सैंपल होते हैं ये भी पढ़ना। बीज जो नमूना है वो कितने प्रकार के? टाइप्स ऑफ सीड सैंपल, बीज नमूना कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी सैंपल। प्राइमरी सैंपल क्या होता है? ये हमारा बीज का ढेर लगा हुआ है, इसमें से भाई हम सैंपल 2-3 ले लिए, 1 2 3 4, तो ये इनको लगा बाहर ले लिए, तो ये क्या हो गया हमारे प्राइमरी सैंपल। इनको ये मिला दिए तो ये क्या हो गया हमारा? भाई इनको हम मिक्स करके यहाँ दे दिए, कौन सा हो गया? कंपोजिट या मिश्रित सैंपल। अब सबमिटेड सैंपल क्या होगा? अब भाई इसमें हम होमोजीनियस लाने के लिए, होमोजीनियस मतलब होता है एक समान लाने के लिए, हम यहाँ से लिए, यहाँ से ढेर जो है हमारा लाट लगाओ चारों तरफ से लिए, थोड़े थोड़े बीज ले लिए। मान लीजिए हमने 1-1 किलो ले लिया, तो यहाँ बीज कितना हो गया? 4 kg। सबमिटेड सैंपल हो गया, मतलब कंपोजिट सैंपल। उसी में से सबमिटेड सैंपल जो होगा, हम 4 किलो बीज तो लैब में भेज नहीं देंगे, इसमें से उनको मिलाने के बाद इसमें से कुछ मात्रा ले लेंगे। मान लीजिए 4 किलो, फिर इसमें से हम कितना ले लिए? 1 किलो, तभी वो हमारा कौन सा सैंपल हो गया? सबमिटेड सैंपल। सबमिटेड सैंपल हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्विस सैंपल, जैसे कुछ कंपनियां वगैरह हैं ये सर्विस कर रहे हैं, ये भी उनके पास, सबके पास तो फैसिलिटी होती नहीं जो चेक कर लें अपने आप। या सीड इंस्पेक्टर होता है, अगर वो सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर है तो भाई जैसे हमने 2-4 किसान हैं, उन्होंने बीज प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, उनके पास तो लैब है नहीं, तो उनको चेक कराना पड़ेगा, कहीं नहीं करेगा, तो उसके लिए एक अधिकारी होता है सीड इंस्पेक्टर, वो उनके बीज नमूना लेके आएगा, तो वहाँ उसको क्या बोलेंगे? सर्विस सैंपल। फाइल सर्विस सैंपल और सर्टिफिकेशन, वहीं से सर्टिफिकेशन होता है भाई हमें बीज को प्रमाणित करवाना है। प्रमाणित करवाना जो हमने बीज पैदा किया है हकीकत में बीज है या नहीं है, तो वो सैंपल भी ऑफिशियल सैंपल। ऑफिशियल सैंपल मतलब ये होता है जो सबमिटेड सैंपल है इसमें से भी कुछ मात्रा ही तो लेते हैं, ऑफिस में तो ये ले जाए। ये सबमिट कहाँ करोगे? ऑफिस में, जहाँ लैब रहेगी वहीं तो भेजोगे, उसमें से कुछ मात्रा लेंगे। ये 1 किलो भेजे हैं, सबमिटेड सैंपल हमारा कितना था? 1 किलो। अब 1 किलो थोड़ी नहीं चेक कर देंगे, इसमें से भी तो कुछ मात्रा लेंगे, थोड़ी सी मात्रा लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल सैंपल। और वर्किंग सैंपल कैसे बोलेंगे? अब भाई ये ऑफिशियल सैंपल हमारे पास, इसी में तो हम कुछ दाने वगैरह लेंगे, फिर उसी पे तो वर्क करेंगे लैब में ले जाके, तो उसको क्या कहते हैं? वर्किंग सैंपल। अब बनाने वाले इतने बड़े गधे थे, एक ही बात बोल दे सैंपल ही, उसको चेक कर दिए, थोड़ा सा बीज लिए सैंपल, मगर कितनी बड़ी बात, पहले उसको थोड़ा ज़्यादा ली, फिर उसको मिला लिए, फिर उसको सबमिट कर दिए, फिर उसमें से कुछ लिए, फिर सीड इंस्पेक्टर लेके आया, ये जो कुछ एजेंसियाँ वगैरह हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बीज पैदा कर रहे हैं, वो भी लेके आए, तो उनको भी सबमिट कर दिए, उसी में से कुछ बीज लिए, फिर उसके ऊपर कार्य की। इतना बड़ा तामझाम क्या करने जरूरी, एक बात बोल देते। हमें पढ़ना इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सीड सैंपल। हम जो बीज का सैंपल लेते हैं तो उसमें कौन कौन से यंत्र यूज किए जाते हैं? तो सबसे पहला हमारा ट्रायर, जिसको हम बोलते हैं परखी। ऐसे होती परखी तो 2 तरह की होती है, एक लार्ज ट्रायर, एक
बैग ट्रायर, लार्ज ट्रायर मतलब ये जो लाट लगा हुआ है, ये ढेर है हमारा बीज का ढेर है। जैसे चीनी वगैरह नहीं देखे, वो परखी से तो देते हैं, तो वो कौन सी परखी है? लार्ज परखी। इसमें बीज लेना है तो जाके इसे लगा दिए, बीज आ गया ढेर से, तो वो कौन सी होगी हमारी? लार्ज ट्रायर। अब बैग ट्रायर क्या है? ये हमारे यूज किए जाते हैं ज़्यादातर बैग में, जैसे थैला का बैग है या बोरी है तो उसमें ऐसा करके डाल देते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या जाते हैं? बीज आ जाते हैं। और जो लार्ज ट्रायर होता है वो हमारा इस तरह का होता है, ये बड़ी टाइप की परखी ऐसे देखी नहीं, ये पकड़ने वाला ऐसे पीछे पकड़ते हैं, ऐसे करके लेते हैं, वो क्या है हमारा? लार्ज ट्रायर। ये टायर हो गया। अगला क्या? मैकेनिकल डिवाइडर। मशीन भी तो यूज किए जाते हैं, बीज को ला कर डाल दिए तो डिवाइड कर देंगे, कचरा अलग फेंक देंगे और जो बीज है उसको अलग। सैंपल हम लेके आए हैं, उसको मशीन में डाल दिए। अगर बीज हमने लिया है, मान लीजिए बीज ऐसे रैंडमली उठा लिए, रैंडमली मतलब अचानक कहीं से भी उठा सकते हैं, उठा के उसको मशीन में डाल दिए। मशीन जैसे गेहूँ पीसने वाली मशीन है, इस तरह का उसका कप बना हुआ होता नहीं होता? इस तरह होता नहीं होता? ये होगा हमारा डिवाइडर। इसमें हम यहाँ बीज डाले, यहाँ ये मशीन अंदर जाएगा, इधर साइड मशीन है, हत्ता टाइप चलाओ उसको तो ये साइड से निकल आएगा। यहाँ पर कचरा हमारा एक तरफ हो जाए तो दो तरह होता है, एक होता है बोनियर डिवाइडर, एक होता है गैम्प्टी डिवाइडर, मगर ये ज़्यादा यूज किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे अपने लोग दूध से, जब कच्चा दूध होता है उससे क्रीम निकालते हैं, तभी वो कौन से बल पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। क्रीम अलग निकलती, सेपरेटा अलग। तो यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल गैम्प्टी डिवाइडर जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। सैम्पलिंग टेस्टिंग, सैंपल अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या टेस्ट करते हैं? सबसे पहले मॉइस्चर। अगर बीज हमारे पास जो है उसका टेस्ट कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर कितने % होनी चाहिए, ये वेरी करता है। अगर जैसे हमारा गेहूँ है, गेहूँ में मॉइस्चर परसेंटेज हमारी होना चाहिए 12%, और धान में 13%। तिलहन फसलें हैं जो, इनमें सर 6.7, तिलहन में एवरेज 8% तक मॉइस्चर होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? मिनिमम मॉइस्चर परसेंटेज है, मैक्सिमम मॉइस्चर परसेंटेज होगा। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं होती, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो बीज खराब हो जाएगा, उसके चांस जल्दी हैं, फफूंदी लग जाए, कीड़े लग जाएंगे, खराब होने के चांस जल्दी हैं। अगला फिजिकल प्योरिटी, हम जब टेस्ट करते हैं तो उसमें जैसे ये सीड नमूना आया हमारे पास, तो उसमें क्या क्या देखेंगे? प्योर सीड। अगर जो वैरायटी है हमारे पास गेहूं के HD 2967 है, तो सारे बीज 2967 के ही होने चाहिए। अदर्स क्रॉप सीड, इसमें मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ में जौटा के बीज ना होने चाहिए, या और क्रॉप धान के बीज मिक्स ना हो, तो वो क्या है? अदर क्रॉप सीड। उनका भी तो चेक करना है, उनको भी हटाना है। इनर्ट मैटर, अब इसमें कंकड़, पत्थर, भूसा, ये क्या है? इनर्ट मैटर है हमारा, नहीं होना चाहिए, वो है तो उसको हटा देंगे। और ये क्या लिखा? ब्रोकन सीड। ब्रोकन सीड मतलब क्या है? ब्रोकन माने टूटा फूटा बीज। अब ये HD 2967 वैरायटी, तो उसमें टूटे हुए सीड जो होते हैं उनको हम निकाल देंगे। बीड सीड, अब इसमें कोई खरपतवार बीज नहीं है, जैसे मुंडी वगैरह है, उसके बीज नहीं होने चाहिए। फिजिकल प्योरिटी में ये हम चेक करते हैं, ये मेनली चेक करने वाली बातें हैं। हाँ, फिजिकल प्योरिटी चेक करने के लिए कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं? सबसे पहले है प्योरिटी वर्क बोर्ड। वर्क बोर्ड मतलब ये टेबल जिसे बोलते हैं, टेबल होगी अच्छी होनी चाहिए, एकदम सपाट बढ़िया टेबल। क्या हो गया हमारा? प्योरिटी वर्क बोर्ड। फिर चालनी, जो इसमें बीज है उसको हम पहले छान लेंगे ऐसे करके, तो वो चालनी होगी। मैग्नीफाइंग क्या होता है? लेंस। लेंस क्या अच्छे से देखें उसमें कुछ है तो नहीं टूटा फूटा, या उसमें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं खाएं, तो ऐसे आंखों से तो नहीं देख सकते, उसके लिए लेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब बीज कितने रहेंगे? तुम्हारे पास 100 ही तो दाने रहेंगे, इससे ज़्यादा चेक नहीं करो, तो आराम से उसको एक एक दाने को देख लोगे। अब ऐसा थोड़ी नहीं हाथ से तुम चारों तरफ घुमा के देख, तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़े? चिमटी, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स से चिमटी को तो चारों तरफ घुमा घुमा के देखो। लैंप भी यूज करो। लैंप इसलिए यूज किया ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रहे, हमारा जो बोर्ड है उस पर रोशनी, ये बोर्ड है इस पर रोशनी रहे, लैंप ज़्यादा इस पर रोशनी रहे, हमारे पास चिमटी रहे। राम राम। पढ़ना है जर्मिनेशन टेस्ट। हम जर्मिनेशन टेस्ट कैसे करते हैं बीज का? तो सबसे पहले बिटवीन पेपर मेथड। इसमें 2 जर्मिनेशन पेपर होते हैं। जर्मिनेशन पेपर को पहले 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया जाता है। इस तरह का पेपर होगा, उसको 24 घंटे पानी में भिगो के रख दिए। पानी में इसलिए भिगोया जाता है उसकी जो टॉक्सिटी है, टॉक्सिटी मतलब उसमें जो विषैलापन है वो ख़त्म हो जाए और पेपर में नमी आ जाए जो बीज के लिए चाहिए है। तो
ये पेपर बना हुआ होता है, इसमें पोषक तत्व वगैरह सारी चीज़ों की मात्रा होती है। इसीलिए पेपर बनाया जाता है जो पौधे के लिए जर्मिनेशन होने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सारी चीज़, जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पेपर से उपलब्ध हो जाए। तभी पेपर को 24 घंटे भिगो लेते हैं। भिगोने के बाद 4 सैंपल, जब हमें जर्मिनेशन करना है पेपर में, तो जो बड़े बीज होते हैं जैसे गेहूँ वगैरह, तो 4 सैंपल लगाए जाते हैं। गेहूँ के हम 400 दाने ले लेंगे, एक सैंपल में 100 दाने रख दिए। उसके बाद इसको फोल्ड कर लिए, फोल्ड इस तरह से कर लिए, फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हम नंबरिंग कर देंगे। इधर वाटर पेपर लगाया जाता है जिससे एक्सेस वाटर, इसमें जो पानी है वो हमारा बाहर ना निकले। भाई ये भीजा हुआ जो पेपर है उससे पानी बाहर ना निकले, तो वाटर को बाहर नहीं निकलने देते। तो पेपर इसलिए लगाया जाता है वाइट कलर का, इस पर पेंसिल से मार्किंग कर सको, ये 1 नंबर सैंपल है, 2 नंबर सैंपल है, 3 नंबर सैंपल है, वैरायटी कौन सी है, लॉट नंबर क्या है, कौन सी डेट में हम इसको रख रहे हैं। तो इसके ऊपर ही देखो, इस कागज़ पे तो लिख नहीं सकते, कागज़ लिखो तो उसमें छेद हो जाएगा। अरे भाई वो तो वैसे गीला हुआ है, उस पर क्या लिख दूँ? तो अलग से पेपर लगाओगे। क्यों पेपर इसलिए लगाओ, एक्सेस हमारा पानी साइड से ना निकले, इधर से निकल जाए। इस तरह कागज़ लगाया जाता है, इस तरह से लगा रहता है, फोल्ड कागज़ भी रहेगा, तो इस पर हम नंबरिंग कर सके और एक्सेस वाटर जो नीचे से निकल जाए। तो ये हमारा कौन सा होगा, बिटवीन पेपर मेथड। अब ये क्यों यूज किए जाते हैं? इसमें 4 सैंपल, जर्मिनेशन टेस्ट में 4 सैंपल लगाए जाते हैं। अगला है पेट्री प्लेट मेथड, इसमें हमारे बड़े बीजों का टेस्ट किया जाता है, जो बिटवीन पेपर मेथड है। इसमें बड़े बीजों का टेस्ट किया जाता है, जैसे मक्का है, धान है, गेहूँ है, ज्वार है, ये किस में आ जाएंगे, बिटवीन पेपर मेथड। बाजरा है, ये इसमें किए जाते हैं बिटवीन पेपर मेथड। पेट्री प्लेट मेथड, इसमें छोटे बीजों का टेस्ट किया जाता है, जो हमारे छोटे बीज है। छोटे बीज किसका है, जैसे सरसों है, कैसा बीज है, छोटा बीज है, तो किस में करेंगे, पेट्री प्लेट में। तो सिस्टम वही, पेपर इसमें भी यूज किया था। पेट्री प्लेट में ये पेपर काट लेंगे गोल गोल, काटने के बाद प्लेट में इसको धंसा देंगे, रख दिए, उसके ऊपर दाने रख दिए, गिन के 100 दाने रख दिए। अब ऊपर से ये वाइट वाटर जो कागज़ है, वाइट जो कागज़ उसको रख दिए, क्योंकि उस पर नंबरिंग करने के लिए, नंबरिंग भी तो करो, या ये ढक्कन जो होता है इस ढक्कन के ऊपर नंबरिंग कर लो। अगला हमारा सेंड मेथड। सेंड मेथड जिसको बोलते हैं सिल्का जेल, जो नमी देखे होगे, जो बैग वगैरह या जूता खरीदो तो उसमें सिल्का भरा रहता है, वो सिल्का होता है, वो बारीक पिसा हुआ होता है सिल्का जेल। इसमें हम बीज डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे और वो जमाएंगे बीज। सिल्का जेल में आसानी से जमाते। अब भाई ये हम सबको फोल्ड कर लिए, सबको बना लिया, अब इनको कहाँ रखें, टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, उनको नमी भी ठीक मिले, टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो जर्मिनेटर रखेंगे। जर्मिनेटर क्या होती है, मशीन। क्या होगी, मशीन होगी। मशीन में ये सैंपल रख देंगे। अगर गेहूं का हम सैंपल रखें तो 8 दिन के बाद हम देखेंगे तो हमारा गेहूं जम आएगा। उसमें तुम्हें पता लग जाएगा हम 100 दाने डाले तो कितना दाने जम के आए हैं। आज हमें पढ़ना है वायबिलिटी टेस्ट या जैविकता परीक्षण। बीज की हम जैविकता परीक्षण कैसे करते हैं, बीज हमारा जमने में कितना सक्षम है, उसके लिए हम एंजाइम, उसके लिए हम केमिकल यूज करते हैं। टीजेड टेस्ट इसको लिए बोलते हैं। टीजेड टेस्ट या ब्रोमाइड टेस्ट भी लिख के आ जाएगा, ब्रोमाइड टेस्ट या टीजेड टेस्ट। इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है उसका होता है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड लिख के आएगा। ब्रोमाइड टेस्ट किसे कहते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट किसे कहते हैं, तो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज करते हैं। अब इसका हम यूज कैसे करें, जैसे ये हमारा कोई बीज है, मान लीजिए हमने गेहूं का बीज लिया, उसका हमें टेस्ट करना है गेहूं का बीज का, तो उसके लिए किसी बीकर में हम 24 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। गेहूं को 24 घंटे के लिए रख देंगे किसी बीकर में या किसी पात्र में या किसी बर्तन में रख दिए। उसके बाद वो पानी को ऑब्जर्व कर लेंगे जिससे बीज हमारा फूल जाएगा। फिर उसके लिए हम पेट्री प्लेट वगैरह यूज करेंगे, कोई पेपर यूज करेंगे जिसमें हम टेट्राजोलियम क्लोराइड जो सोल्यूशन है उसको डाल सके। तो अगर ये हमने कोई प्लेट यूज करी, इसमें हमने एक बीज रख लिए, गेहूं के बीज रख लिए, इसमें टेट्राजोलियम डाल दिया, तो एक हार्मोन से निकलता है डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। डिहाइड्रोजनेस एंजाइम निकलता है। ये जब गेहूं के साथ क्रिया करेगा तो कौन सा एंजाइम निकलेगा, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। इसको सबसे पहले प्रयोग किया था लाकुन वैज्ञानिक ने 1945 में। जो एंजाइम निकलेगा वो एक फ्लोरेसेंट पदार्थ का निर्माण करेगा जो कलर
डिफरेंट कर देता। फॉरेजिन क्या है? एक पदार्थ है। जब गेहूँ और ये इसकी क्रिया होगी टेट्राजोलियम की TZ की, जब क्रिया होगी गेहूँ के साथ, जो गेहूँ का मान लीजिए टेट्राजोलियम का जो सोल्यूशन है गेहूँ के साथ क्रिया होगी तो एक कौन सा एंजाइम निकलेगा? डिहाइड्रोजनेस। फिर एक कलर निकलेगा, उस कलर का क्या नाम होगा? फॉरेजिन। फार्मेजिन होगा, जिससे हमारा कलर डिफरेंट हो जाएगा। अगर जो भी बीज हमारे गेहूं के जीवित हैं तो उनका भ्रूण कैसा हो जाएगा? गुलाबी कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। अगर मरे हुए भ्रूण हैं तो वो काले पड़ जाएंगे या कलर नहीं आएगा। इससे हमारा क्या टेस्ट हो जाएगा? TZ टेस्ट हो जाएगा। अब हम TZ टेस्ट कर रहे हैं, टेट्राजोलियम TZ टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैंपल लेंगे। ये सैंपल ले लिए, उसमें 200 या 100 बीज लेंगे। उनको क्या करेंगे? बीजों का अंकुलन मतलब पानी में डाल देंगे उनको 24 घंटे के लिए। 24 घंटों के लिए बीज को पानी में डाल दिए, उसको निकाल लेंगे। बीजों को तैयार करना, तैयार क्या? किसी भाई प्लेट है या कोई कागज़ है या प्लेट में हम बीजों को रख लेंगे। तो ये क्या हो गया? बीज तैयार हो गए। अगला क्या है? इसमें TZ सॉल्यूशन डाल देंगे। कोई ये बीकर है हमारा, बीकर में बीज हैं, अब इसमें सॉल्यूशन इसको डाल दिए। फिर ये जो क्रिया होगा लगभग 2-4 घंटे के लिए रखेंगे, तो उससे 6 घंटे मान लीजिए रखा हमने, ठीक। उसके बाद इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन भी तो करेंगे हमारे कितने बीज जमे हैं, कितने मतलब कितने बीज कलरफुल हुए, कितने नहीं हुए। ये पूरी प्रक्रिया है। टेट्राजोलियम टेस्ट खत्म। इधर देखो, ये समझ में नहीं आया? पानी में गोए, फिर उनको रखोगे कहीं ना कहीं लेकर, ऐसा थोड़ी नहीं हाथ में रखे रहोगे। फिर उनको रख ली कि बर्तन में निकाल किसी, फिर कोई बर्तन में ही तो रखो उन पर सोल्यूशन डालने के लिए। अगर कागज़ में रख दिए तो क्या हो जाएगा? कागज़ गल जाएगा। इसलिए पेट्री प्लेट का यूज़ करते हैं। पेट्री प्लेट के बाद फिर उसमें कलर आ गया, फिर उसको अलग हटा के रखो नहीं, एक तभी तो उसको देखोगे बीज कलरफुल है। हाँ देखो, ये अब समझ में आ गया, होशियार हो गए। TZ टेस्ट और जर्मिनेशन टेस्ट 2 जान गए। अब तुम्हें कौन